अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूँ आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज़। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे। तो नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मौसम जो है काफ़ी चेंज होता जा रहा है, गर्मी की शिद्दत में काफ़ी कमी आ गई है और हम सर्दियों के मौसम की तरफ रवा दवा हैं। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो मेरा बड़ा फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। उस टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। तो व्यूअर्स, जिस पर्सन को ये पता लग गया ना कि कब कहाँ और कितना बोलना है, तो उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उस पर्सन का कामयाब होना तय है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमारे अल्फाज का गलत इस्तेमाल हमें बहुत सी मुश्किलात में हम घिर सकते हैं। उसकी वजह से अपने अल्फाज का सही इस्तेमाल और सही वक्त वक्त का इख्तियार करना ना हमें बहुत सी मुश्किलात से बचा भी सकता है। नाज़रीन, हमारे अल्फाज हमारा हथियार भी हैं और हमारी कमज़ोरी भी हैं। लेकिन आजकल अफसोस की बात यह है कि हम लोग अपने अल्फाज का इस्तेमाल ज़्यादातर लोगों को, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और ख़ुद को बड़ा दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो समझदार लोग होते हैं उनको क्लियर कट पता होता है कि उन्होंने कब, कहाँ और कितना बोलना है और अपने अल्फाज का इस्तेमाल कैसे और कहाँ करना है। अब साइलेंट रहने का ये मतलब ही नहीं है कि आपने सारा दिन कुछ नहीं बोलना, बल्कि साइलेंट रहने का मतलब ये है कि आपने अपना जो अल्फाज है उनको सही वक्त पे और सही जगह इस्तेमाल करना है। साइलेंट रहने की चार जो मेन चीज़ें मैं आपसे या पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करूंगी, उससे आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान भी हो सकती है। अगर आप उनमें से दो पॉइंट्स भी अगर आप चूज़ कर लेते हैं या अपनी ज़िंदगी में उनको इख्तियार कर लेते हैं, तो आप काफ़ी सारी परेशानियों से बच सकते हैं। नंबर 4, साइलेंट रहना आपको सही डिसीजन लेने में मदद करता है। यानी कि अगर दो लोग आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, उसमें आपने फ़ौरन से जवाब नहीं देना, आप उसको सुनते रहें और आप थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाए, खामोशी इख्तियार कर लें। उससे ये होगा कि आप सही डिसीजन लेने में आपको थोड़ा सा वक्त भी मिल जाएगा और आप जो फैसला लेंगे उसमें आपको थोड़ा सा आसानी भी हो जाएगी, सही फैसला लेने में आसानी हो जाएगी। नंबर 3, साइलेंट रहना आपको दूसरे, आप जिससे बात कर रहे हैं ना, उसका बिलीव आपके ऊपर जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देता है। देखिए, अगर आप किसी की बात बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत ज़्यादा तवज्जो से सुनेंगे, तो उसके ऊपर आपको एक एतमाद हो जाएगा कि यार इस बंदे से अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें एक अहमियत दे रहा है और हमारी बात जो है बहुत गौर से सुन रहा है। नंबर 2, साइलेंट रहना आपको किसी भी बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। इससे मैं आपको एक थोड़ी सी स्टोरी शेयर करूँगी। पुराने ज़माने में एक मुल्क था जहाँ पे किसी को जब फांसी दी जाती थी, तो अगर उसकी रस्सी टूट जाती थी तो वो अल्लाह ताला की तरफ से एक निशानी समझी जाती थी और उसके जो गुनाह था या सज़ा होती थी उसको माफ़ कर दिया जाता था। इसी तरह वहाँ पे एक आदमी की सज़ा का टाइम आया फांसी का, तो वो फांसी के लिए लेके गए, उसकी ऐन वक्त पे वो रस्सी टूट गई। अब जब लोगों ने जाके बादशाह को बताया कि ऐन वक्त पे उसकी रस्सी टूट गई, तो बादशाह ने बोला कि उस कैदी की क्या रिएक्शन था या क्या अल्फाज है जब उसकी रस्सी टूटी। तो लोगों ने बताया, उसने कहा था कि हमारा बादशाह इधर इतना कमज़ोर है, जो एक रस्सी तो ताकतवर बनवा नहीं सकता, तो यहाँ की हुकूमत क्या खाक चलाएगा। तो बादशाह को गुस्सा आया और उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस बार रस्सी मजबूत हो और वो किसी तरीके से टूटनी नहीं चाहिए। तो इसका क्या नतीजा निकला? उसने अपने अल्फाज का इस्तेमाल गलत जगह पे किया और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। नंबर 1, साइलेंट रहना दूसरे पर्सनस को आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि अगर महफिल में बहुत सारे लोग हैं, सब अपनी अपनी बातों में मगन है, लेकिन आप खामोश हैं और आप सबकी बातों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यकीनन, और ये 99% तय है कि सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होंगे। तो आपने अपने लफ्ज़ों का इस्तेमाल सही जगह पर सही वक्त पर करना है, बगैर सोचे समझे कुछ नहीं बोलना। इससे आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं। तो जो आज हमारे मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके नज़दीक भी खामोशी एक ताकत है, वो इस टॉपिक को कैसे लेते हैं और इससे कितना रिलेट करते हैं। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे तारीफ़ करवाती चलूँ। जो पहली मेहमान शख्सियत हमारे साथ तो मौजूद हैं, वो सिटी प्रेसिडेंट मुल्तान की सिटी प्रेसिडेंट हैं पीपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। 12 साल से सोशल एक्टिविटीज़ भी हैं। एक सराइकी सूबा, उस पर भी इन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं आबदा हुसैन बुखारी। जो दूसरी मेहमान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, 10 साल से शोबिस की इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आपने इनको स्टेज ड्रामों में और बहुत से चैनल्स में काम करते हुए देखा होगा। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो मैडम, आप कितना रिलेट करती हैं इस टॉपिक से कि द पावर ऑफ साइलेंस, वाकई ही पावर है साइलेंस में? बिल्कुल, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत यूनिक सा टॉपिक आपने चुना है। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पावर ऑफ साइलेंस है वो एक बहुत बड़ी जो है ताकत है, क्योंकि फालतू बोलना भी इंसान को दूसरों की नज़रों में गिरा देता है। अगर आप कोई फालतू बातें करते रहेंगे या फजूल के मजाक या फजूल की लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप कुछ बोलेंगे, तो उसका लोगों के ऊपर कोई ख़ास अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है।
तो अगर आप चाहते हैं कि लोगों के ऊपर आपकी धाक जमे, एक ये भी है कि आपका इम्प्रेशन अच्छा जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा खामोश रहें, क्योंकि खामोश रहने से एक तो इंसान की जो है इज़्ज़त में भी इजाफा होता है कि फालतू बोलने से बेहतर है और गलत बोलने से बेहतर है। हो सकता है कि आप अपनी तरफ से कुछ सही बोल रहे हो, अगर अगले बंदे को अच्छा ना लग रहा हो, तो उसके लिए उसका सबसे बेहतरीन हल यही है कि आप खामोश। और आपको पता है कि एक हदीस में है कि खामोशी एक इबादत है, इबादत भी है। तो अगर आप फजूल बातें नहीं करेंगे और फजूल किस्म के टॉपिक्स को नहीं छेड़ेंगे और लोगों की तवक्कुआत के बरक्स बोलेंगे, उससे बेहतर है कि अगर आप खामोश रहें। तो ये जो खामोशी है वो एक बहुत बड़ी साल। और समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे आप ऐसी जगह पे भी खामोश हो जाते हैं कि आप गुस्सा हैं शदीद, कोई आपके साथ बदतमीज़ी कर रहा है और आप आगे से उसको जवाब में कुछ भी नहीं कह रहे हैं और खामोश हो रहे हैं, तो वो उस टाइम तो आपको ऐसे लगेगा कि मैंने मतलब गलत किया, या मुझे ये कह देना चाहिए, या मैं ये भी कह सकता था। लेकिन जो अगला बंदा है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट है वो पता अच्छा पड़ेगा कि अगला बंदा बाद में गिल्टी भी हो सकता है कि देखो मैंने इसके साथ क्या कर लिया, लेकिन उसने आगे से उफ भी नहीं कहा या बोला भी नहीं अगला बंदा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमारी, ये इसको आप सब्र भी कह सकते हैं, इसको आप तहम्मुल भी कह सकते हैं, और ये बहुत सारे ज़ुमरों में आ सकता है, क्योंकि आजकल जो हमारा मुआशरा है वो बहुत ही बेसब्री की तरफ मेरे ख्याल में जा रहा है। बर्दाश्त, अदम बर्दाश्त बहुत ज़्यादा आ गया लोगों में, पेशेंस नहीं है इंसान में। और झगड़े, आप अभी रोड पे निकल जाएं तो किसी न किसी के साथ आपका टकरा होगा, तो आप 2 गलियां उधर से 4 आप, तो ये एक अजीब सा माहौल बन चुका है कि गाड़ी टकरा रही है, मोटरसाइकिल टकरा रहा है, और तुमने ये क्या कर दिया और तू क्या कर देता है। तो ये इस किस्म का जो माहौल है उसमें अगर आप थोड़ी सी पेशेंस दिखाएं और थोड़ा सा आप हंस के किसी को कह देंगे सर पहले आप, तो सॉल्व नहीं होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगला बंदा उल्टा आपको कह देगा कि पहले आप चले जाए। तो ये एक थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ी सी अपने अंदर आप सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करें, थोड़ी सी खामोशी इख्तियार बहुत सारी जगहों पे करके आप बहुत सारे झगड़ों से बच सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप अपने खामोशी से आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं। हाँ, अल्फाज के जो तीर हैं वो एक निश्तर होते हैं जो आपको बिल्कुल सालों तक याद रहते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप खामोश रहें। और बड़ों के, ये तो हमारी एक रिवायात थी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अब तो आप उसको, यंग जनरेशन कहती है जी हम बहुत बोल्ड हैं और जो सच आए वो कह देना चाहिए और जो मुंह में आए वो कह देना चाहिए और जो मैं बड़ा सच्चा, और ये चीज़ें नहीं होती। ये हमारी रिवायात हैं कि आपने बड़ों के सामने नहीं बोलना। अगर कोई बड़ा आपसे गलत बात भी कर रहा है तो आप चुप हो जाए। बाद में वो बड़ा भी सोचता है कि मैंने गलत बात की थी, आगे से मेरे सामने वो मेरा छोटा था, भाई था, बहन था, बेटा था, बेटी थी, नहीं बोला, भतीजी भतीजे थे, भांजे भांजियाँ थी। तो ये एक रिवायात है कि अगर कोई बड़ा आपके साथ हाइपर हो रहा है, किसी बात पे गुस्सा हो गया है, तो आप आगे से खामोशी इख्तियार करें। ताकि अगर अपनी गलती भी है, बिल्कुल वही तो खामोशी बनती है। खामोशी बनती ही वही है कि जब आप अगला गलत कर रहा है और आपने रिएक्शन में चुप रहना है। ठीक है, अगर आप ये सोच के नहीं 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 मैं तो सच्चा हूँ, मैं तो बोलूँगा, तो वहाँ फिर आप, हाँ, मसला ख़राब हो जाता है। खामोशी अच्छी वहीं लगती है कि अगर आप गलत हैं और आप खामोश हो गए हैं, तो फिर ही मामलात को सॉल्व किया जा सकता है। इसी तरह जो मियाँ बीवी के मामलात हैं उसमें बहुत सारी जगहों पे ऐसे आ जाता है कि बीवी बहुत सारी जगहों पे, मियाँ बहुत सारी जगहों पे कि हाँ ये गलत हो रहा है, लेकिन वो चुप कर गया, खामोश होना पड़ता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व होता है, झगड़ा ख़त्म हो जाता है। बहनों भाइयों में इस तरह से होता है, रिश्तेदारों में ऐसे होता है, हमसायों में इस तरह से होता है कि आप अगर गलत है तो आप खामोश हो जाए। तो खामोशी की ताकत एक बहुत बड़ी ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। आप खामोशी से बहुत सारे मसले सॉल्व कर सकते हैं। साहब, आप कैसे रिलेट करते हैं इस टॉपिक से? मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जो खामोशी है वो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम से, बहुत सारी आने वाली मुश्किलात से ना आपको सेव रखती है। जैसे कि आप किसी भी, हम जैसे कि अभी मैडम बात कर रही थी कि हम अक्सर, हमें जब हम रोड पे निकलते हैं गाड़ी में, तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो कोशिश करें कि ये लड़ाई झगड़ों से बेहतर है कि आप खामोशी इख्तियार करें, कम बात करें। उसको, अगर आपकी गलती है तो उसको माने, उसको माने और कोशिश करें कि आप चुप रहें। और मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग झगड़ा कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे डिसेंट भी होते हैं जो कि चुप कर जाते हैं, अपनी गलती को मान लेते हैं और वो बहुत सारे नुकसानात से बच जाते हैं।
بالکل آپ نے بڑا خوبصورت ٹاپک چنا, مجھے بہت اچھا ہو کیونکہ ہماری باتوں سے لوگوں کو اویئرنیس جائے گی, اور ہم جیسے کہ ہم لوگ بات کریں گے جو بھی 100 نہیں تو میرا خیال ہے 70% لوگ ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں. اور یہی میں کہتی ہوں کہ ہمارے مارننگ شو کی اور ہمارا کامیابی ہی یہی ہے, اگر ان میں سے کسی ایک بات پہ بھی کسی نے امپلیمنٹ کر لیا ہے تو وہ ہمارے لیے یہ سکسیزفل ہونے کا ایک پہلی نشانی ہے ہمارے لیے. بالکل. میں ایک چھوٹا سا جی ایسا ہی ہے, بالکل. میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے کہ روڈ پہ ہم نکلتے ہیں تو بہت سارے واقعات ایسے ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے. تو میرے بردر نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ میرا ایک دوست تھا, اس نے نیو گاڑی بالکل نکلوائی, تو راستے میں روڈ پہ نا اس کی گاڑی کا دوسری گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا. بالکل نیو اس کی گاڑی تھی, تو دوسرا بندہ وہ ہو گیا کہ ابھی شاید یہ آئیں گے اور میرے ساتھ لڑیں گے, ہائپر ہو جائیں گے. تو وہ نکلا تو اس نے اس کو نیچے اتارا, اس کو گلے لگا لیا. تو آگے سے کہنے لگا کہ گاڑیاں اور چیزیں تو آنی جانی چیزیں, شکر ہے کہ آپ بھی سیف ہیں اور میں بھی سیف ہوں. تو اس طرح کے اگر ہم لوگ اپنے رویے کر لیں کہ چیزوں کے پہ لڑنے کی بجائے اگر ہم انسانی جانوں پہ اور اپنے رویوں پہ زیادہ غور کرنا شروع کر دیں تو بہت ساری مشکلات اور بہت ساری مطلب غموں سے بھی ہم چھٹکارا پا سکتے ہیں. کہ ہم اگر رونے بیٹھ جائیں, جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اور اگر ہم اس چیز کو دیکھ لیں کہ ہم سیف ہیں, ہماری جان بچ گئی, کچھ ہوا نہیں, اسی بات کو ہی ہم پکڑ لیں کہ اگر موٹر سائیکل ٹکرا رہی, آپ بھی سیف ہو میں بھی سیف ہوں, دونوں بچ گئے, کسی کو کوئی چوٹ نہیں لگی, تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. کہ اس سے بہتر ہے کہ میری بتی ٹوٹ گئی تھی اور اس پہ رولا ڈال کے بیٹھ جائیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ ہمیں خوشی کا اظہار کرنے کے بجائے ہم الٹا اس کو اپنے اس کو اپنے غم کا بھی سبب بنا لیتے ہیں کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا نقصان نہیں ہوا ہمارا. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے مجھے تقریباً آلموسٹ 12 ایئرز ہو گئے ہیں. میں پالیٹکس میں آئی. میں نے پہلے تحریک سے, صوبے کی تحریک سے اپنی پالیٹکس کا آغاز کیا تھا. اس کے بعد پھر سیاسی سماجی بہت سارے کام کیے. اب تقریباً 7 to 8 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے پاکستان پیپلز پارٹی میں. مجھے گیلانی صاحب نے کہا کہ کیونکہ صوبہ ہمارے منشور میں بھی ہے, میں نے صوبے کی تحریک میں بہت سارا کام کیا بیرسٹر تاج لنگا صاحب کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد میں نے پیپلز پارٹی کو اسی لیے جوائن کیا کہ پیپلز پارٹی کے جو منشور میں وہ صوبہ تھا. تو ابھی بھی جہاں بھی صوبے کے لیے میری ضرورت ہوتی ہے میں جاتی ہوں. تو ابھی چل رہے ہیں الحمدللہ. تو میم آپ صوبے میں بھی کام کر رہی تھی, پھر آپ نے یہ تحریک کیوں جوائن کی اس طرح؟ پیپلز پارٹی میں نے, کیونکہ آپ جب مجھے اس چیز کا ادراک ہوا کہ صوبہ بغیر پارلیمنٹ جماعت کے نہیں بن سکتا, مطلب کوئی پارلیمنٹ جماعت ہی صوبہ بنائے گی, تو پھر ہماری ڈسکشنز ہوئی ہم میاں بیوی کے آپس میں بیٹھ کے کہ اس کے اوپر کون سی جماعت جو ہے وہ زیادہ صوبے کے منشور کے قریب ہے. تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. کیونکہ جب گیلانی صاحب سٹنگ پرائم منسٹر تھے, یوسف رضا گیلانی صاحب, تو انہوں نے اس ایشو کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا اور اس کے اوپر عملی کام بھی بہت زیادہ کیا. مطلب سینٹ سے اس کے بل کو جو ہے وہ منظور کروایا, پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی اس بل کو لے کے آیا, اور پھر جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے ایک اسمبلیوں میں, پنجاب اسمبلی میں, وہاں بھی بات کرتی ہے, تو سب سے زیادہ جو نزدیک تھی وہ اس منشور کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ایشو کو بہت زیادہ اجاگر بھی کیا. اس لیے پھر میں نے کہا کہ جب بنانا ہی صوبہ پارلیمنٹ نے ہے, پارلیمنٹ کے تھرو ہی بننا ہے, تو کیوں نہ کسی ایسی پارٹی کو جوائن کیا جائے جو اس کے منشور کے سب سے زیادہ نزدیک ہو. تو پھر اس لیے میں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو نہیں, ایکچولی یہ ہے کہ ہرڈلز ہیں بہت زیادہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی جہاں تک بساتی وہاں تک تو انہوں نے کوشش کی, قومی اسمبلی تک ہم اس کو لے کے آئے, لیکن اب جب بھی صوبہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کو جو ریلیونٹ جو آپ کی اسمبلی ہوتی ہے اس نے بھی اس کو پاس کرنا ہوتا ہے. تو انفارچونیٹلی پنجاب میں ہماری کبھی 2/3 اکثریت رہی نہیں, تو اس لیے ہم لوگ وہ اس کو پنجاب اسمبلی سے اس بل کو منظور نہیں کروا سکے, جس کی وجہ سے ابھی یہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. انشاءاللہ ابھی جب بھی ہمیں موقع ملا پنجاب اسمبلی میں, کیونکہ پنجاب اسمبلی جب تک اس کو پاس نہیں کرے گی 2/3 اکثریت تھے تب تک یہ صوبہ نہیں بن سکتا. تو اگر ہمیں عوام نے موقع دیا اور ہم پنجاب اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت کے ساتھ آئے تو انشاءاللہ صوبہ ضرور بنے گا. ندیم صاحب, آپ 10 سال سے ماشاءاللہ جو ہیں انڈسٹری سے وابستہ ہیں, تو آپ نے یہ ایکٹر بننے کا شوق تھا, خواب تھا, یا آپ کچھ نہیں بن سکے تو ایکٹر؟ ویسے میں جب اسٹڈی میں نے شروع کی, جیسے کہ پرائمری ہے, دین
स्कूल है, कॉलेज है, तो शुरू से ही ना मुझे ना एक अच्छी स्पीच करने का ना मौका मिल जाता था और शौक़ भी था। वैसे घर वाले कहते थे कि आप एक अच्छे लॉयर बनेंगे, तो माँ बाप की तो हमेशा ख्वाहिश होती है ना, ये डॉक्टर बने या इंजीनियर बने जी, या मेरी भी यही पायलट बन ख्वाहिश जाए। जी, मेरी भी यही ख्वाहिश थी, क्योंकि वो साथ एक मेरे दोस्त थे बड़े अच्छे राय इम्तियाज़, तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर था। वो वकील थे, बड़ा खूबसूरत। और जब मैं मतलब कॉलेज लाइफ में गया तो वहाँ पे मुझे दोस्तों ने कहा कि यार आप ड्रामास में भी हिस्सा लेते हैं, स्पीच भी अच्छी करते हैं, तो कोशिश करें कि आप आगे जाएं, टीवी चैनल पे करें। तो उसके लिए फिर मैंने जब मैट्रिक किया तो देन मैं मूव हुआ, लाहौर गया, तो वहाँ मैंने जॉब की होटल में, और साथ में मैंने प्राइवेट स्टडी भी की। ग्रेजुएशन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाता रहा ये ड्रामाज के। फिर जिस होटल में मैं काम करता था वहाँ भी अक्सर एक्टर आ जाते थे, लेकिन अब मुझे वो एक्टर यही कहते थे कि यार हम आपको काम नहीं दे सकते, आप कोशिश करें या तो किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ या टीवी चैनल के साथ या किसी प्रोडक्शन में ट्राई करें फिर आपको। लेकिन मैं करता रहा और मायूस भी हो जाता था, लेकिन घर भी चलाना सारा कुछ अपने आप को, तो कोशिश की, उसके लिए मैं काफ़ी हद तक कामयाब भी हुआ और अभी तक वो कोशिश चल रही है। आपने स्टेज ड्रामे भी किए हैं, आपने चैनल्स के ऊपर भी काम किया है, तो स्टेज ड्रामे में और स्क्रीन के ऊपर, एक तो स्टेज ड्रामा लाइव आप शो कर रहे हैं ना, और जी। एक स्क्रीन के ऊपर काम करने में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि जैसे कि हम आर्ट्स काउंसिल में काम करते हैं, क्योंकि मैं आर्ट्स काउंसिल की बात करूंगा क्योंकि मोस्टली लोगों को नहीं पता कि स्टेज जैसे कि वो है, वो बहुत कम लोगों को, जैसे कि फैमिलीज़ को। आर्ट्स काउंसिल जो है उसमें फैमिलीज़ भी आती हैं। आर्ट्स काउंसिल की जो परफॉर्मेंस है ना और जो टीवी की है उसमें बहुत फ़र्क है। हमें आर्ट्स काउंसिल में लाउडली बोलना पड़ता है, बहुत ऊंचा। उसमें हमारे यहाँ मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में मैंने देखा है कि जो माइक वगैरह लगे होते हैं वो नहीं कारआमद होते। हमें बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में, और उसमें जो आपके एक्सप्रेशन और देन जो चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप अगर आप लाउडली बोलते हैं तो आपके एक्सप्रेशन आपका उतना साथ नहीं दे रहे होते जितना टीवी चैनल पे आप बात करते हो। तो टीवी चैनल जो है वो एक बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल लो आपको वहाँ पे पिच पे बोलना पड़ता है। यहाँ पे ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा जो आपको मज़ा है वो इसमें है, टीवी चैनल में है। हाँ बिल्कुल। लेकिन आप अगर स्टेज पे कोई परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो आपको उसका फौरी रिएक्शन भी मिलता है। वैसे हमारी तो तैयारी होती है 15-20 दिन, जो है डायरेक्टर साहब हमारा स्क्रिप्ट वो हमें ऐसे वो याद करवा देते हैं। दूसरा ये है कि वक्त के साथ साथ जो चीज़ें होती हैं ना वो आप मतलब आपके साथ चल रही होती हैं। एक ही चीज़ बार 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 आपके साथ, अगर आप देखें, यूज़ टू हो जाती हैं। तो अब मुझे पता है कि मुझे एक हीरो का करैक्टर मिलना है, तो मुझे पता है कि ये चीज़ें मेरे साथ, मैं उनको मैनेज कर लूँगा। देन हमारी कोशिश तो यही होती है, बाकी सामने बैठी पब्लिक जो होती है वो हूट करती है, बातें करती है, सारा कुछ हम बिल्कुल वो सुनते नहीं हैं, जो मर्ज़ी कहते रहें, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। लेकिन बाज़ का शुरू में ऐसा हुआ था, कंफ्यूज हो जाता था, लेकिन उस चीज़ को नोट करता था, डायरेक्टर साहब नोट करते थे कि यार ये थोड़ा सा ना ख्याल किया करो। मैं कहता था कि जी पब्लिक से ऐसे कुछ लोग बात कर रहे हैं, तो वो कहते हैं पब्लिक नहीं है भाई, ये जो है ये पब्लिक आपको देख रही है, आप पब्लिक को ना देखो, आप अपने करैक्टर में रहो। और देन काफ़ी हद तक मैंने अपने आप को बेहतर कर लिया। अब तो जी मौजूदा सियासत की क्या सूरत हाल है, क्या देखती हैं आप इसके अंदर उतार चढ़ाव जो है, ये जो है किस करवट जाके बैठेगा? एक्चुअली अभी तो फ़िलहाल क्योंकि निगरान सेटअप सारा अभी रिसेंटली आया है और आगे इलेक्शन की तैयारी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े हम लोग तो ज़ोर शोर से कर रहे हैं। हमें हमारे जो कायदीन हैं उनकी तरफ से बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब ने कह दिया कि आप इलेक्शन की तैयारी करें, तो हम उस तरफ जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इतनी जो महंगाई है और इतनी जो बिल आ रहे हैं उसके ऊपर भी हमें कहा गया कि आप एहतजाज अपने रिकॉर्ड करवाएं और ताकि आवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके। तो उस हवाले से हम लोग अपने हिस्से का जो रोल है वो प्ले इंशाल्लाह करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी जो सेटअप है उसमें आके जो आवाम के मसाइल हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी रही है हमेशा से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हों, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हों या बिलावल साहब हो, क्योंकि ये एक ही फैमिली रही है सारा और उनका मंशूर तकरीबन आलमोस्ट एक ही रहा है
कि आवाम को किस तरह से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। तो उस साइड पे ही इंशाल्लाह हम अपनी हमने फोकस लगाया हुआ है। एक्चुअली हमारे आवाम का एक थोड़ा सा ये हमेशा से रहा है कि आवाम जो है वो पीछे क्या हुआ वो भूल जाती है और जो नया सेटअप आता है उस पर गौर करती है और फिर उसी को लेके आगे चलती है। ये हमारी आवाम का भी एक अलमिया रहा है कि वो पिछला सब कुछ भूल जाती है, रेज हो जाता है उनके, और जो अब बंदा आया है उसने क्या किया है उसके ऊपर मेंटली तौर पे उन्हें ऐसा झटका दिया कि वो उन्हें पिछला वाकई में सब कुछ भूलना पड़ा। नहीं, वो एक्चुअली आपको याद रखना चाहिए कि पीछे क्या था और अब क्या है, ये सब कुछ याद रखना चाहिए ना, मेमोरीज होनी चाहिए। ये तो नहीं कि अभी जो एक बंदा बैठा हुआ है आप सारा मुद्दा उस पर डाल के और फिर पीछे वाले को भूल दें। ये नहीं होना चाहिए कि किसने क्या अच्छा किया और किसने क्या, उसको फिर आप एक वो बना लें कि कितना परसेंट कौन सा सेटअप कौन सा टाइम पीरियड हमारा सही रहा, वो हम लोग नहीं समझते, जज नहीं कर पाते हैं। बस हम ये कह देते हैं कि ये गलत थे, अब जो बैठे हुए हैं इधर नालों तो पिछे वाला सही सी, या इनके को पीछे वाला अच्छा है। ये जो हम लोग चीज़ें लेके आते हैं ये गलत है। हमें आप बैठ के ये देखना होगा कि हमारे लिए क्या अच्छा रह गया, हमारे मुल्क के लिए क्या अच्छा रहा पिछले लास्ट 5 ईयर्स में, क्या बुरा रहा इस दौर में, क्या बुरा रहा और उससे पिछले दौर में। ये वाली चीज़ें जब हम लोग बैठ के कैलकुलेट करेंगे और फिर जब हम नतीजा उसका अख़ज़ करेंगे तो फिर आवाम को आगे लेके चलना होगा कि अब हमने किसको लेके आना। कैंपेन्स होती हैं, जलसे होते हैं हमारे, अवामी रब्ता बढ़ जाता है, ज़ाहिर सी बात है। आवाम में जाना, आवाम के मसाइल तो वैसे भी हमारे दरवाजे हमेशा ही खुले होते हैं, ज़ाहिर है गिलानी ख़ानदान का दरवाज़ा हमेशा खुला हुआ है। वैसे भी हमारे जो MNAs MPAs हैं उन लोगों के पीरज़ादा साहब हैं हमारे यहाँ, और मुज़फ़्फ़रगढ़ से हमारे MPAs MNAs हैं, ये जो इलेक्शन अभी आगे कंटेस्ट करना चाह रहे हैं, उन लोगों के हमारे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं वो सब अवामी राब्ते में हैं, आवाम में निकले हुए हैं, आवाम के लोगों के मसाइल भी सुन रहे हैं, उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मौका मिलेगा तो इंशाल्लाह इसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। इलेक्शंस इंशाल्लाह अनकरीब हैं, कोशिश करेंगे कि अपने टाइम पीरियड में हो, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी पार्टी है और वो चाहते हैं हम लोग के सारा कुछ जमहूरियत के दायरे में रह के हो और आइन के दायरे में रह के हो। तो इंशाल्लाह अच्छा वक्त आने वाला है आवाम के लिए। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपसे मज़ीद बातें करेंगे, लेकिन इस वक्त टाइम हुआ एक ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। ये लो बेटा, बच्चों सरप्राइज। थैंक यू दादा जान। दर पे कभी मुझे बुलाओ जी, रूह को रोशनी से भर दो। वाइटल सोप और मलका मसाला उम्रा पैकेज के विनर हैं मुल्तान से अब्दुल कादिर साहब। सरप्राइज दादा जान, उम्रा मुबारक हो। मलका मसाला या वाइटल सोप के 5 खाली पैकेट्स, नाम, पता और फोन नंबर के साथ PO बॉक्स नंबर 809 मुल्तान पर भेजकर उम्रा पैकेज की कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। हर महीने की 30 तारीख को 30 खुशनसीबों के नाम टीवी और अखबार पर अनाउंस किए जाएंगे। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हों और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक नाजरीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, हम इनसे मजीद बातें करेंगे और मजीद इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं नदीम साहब के पास और उनसे पूछते हैं जब वो इस फील्ड में आए उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, या उन्हें आते ही सब कुछ प्लेट में रख के मिल गया, या उन्हें एफर्ट बहुत ज़्यादा अपनी इनपुट करनी पड़ी। जी नदीम साहब, जब आप आए, अक्सर हमने देखा है जो नए एक्टर होते हैं जब उनको कोई चांस मिलता है तो जो फीमेल्स होती हैं वो कहती हैं जी ये तो हम नया लड़का है, हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। आपको भी कुछ ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा है?
बिल्कुल बहुत टफ सब्जेक्ट है हमारा ये शोबिज़ का, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो जब इस फील्ड में इंटर हुआ देन लाहौर तो था ही, लाहौर मुझे चांस नहीं मिल सका, बस ऐसे ही चक्कर लगाता रहा। जब मैं मुल्तान इंटर हुआ, आर्ट्स काउंसिल में मैंने प्ले करना शुरू किया, तो लोगों ने ख़ासकर हमारी जो फीमेल्स हैं, जहाँ पे मुल्तान में एक अच्छी एक्टर्स हैं जिनका नाम है, तो उन्होंने एतराज़ किया बहुत ज़्यादा कि हम ये नया है लड़का, इसके साथ हम काम नहीं कर सकते, हम डिग्रेड होंगे। तो बहुत बहुत मुश्किलात फ़ेस करनी पड़ी मुझे। अल्लाह का शुक्र था कि उस्ताद जो था वो मेरे साथ अच्छा था, लॉयल था। उन्होंने मुझे कहा कि यार लड़का पढ़ा लिखा है, जल्द इस बात को पिक कर लेगा। तो कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन एतराज़ात जो थे वो वहीं थे, उनको मुझे फेस करना पड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन अब एडजस्ट है, अब आपको तो माशाल्लाह आप एक स्टार बन गए जी। अब तो कोई इस तरह का मतलब मसाइल नहीं होता। अब नहीं है। अब ये है कि हम पिछले दिनों भी एक जगह शूट पे गए, तो वो मैंने ऐसे देखा लड़की को, उसके साथ बच्चे भी थे, तो मैंने कहा यार जो हम टॉपिक पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, शॉर्ट क्लिप्स बना रहे हैं, उस पे ये जो है लड़की ये थोड़ी सी ओवर एज नहीं है, हमें तो कॉलेज। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं यही है जो है। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं करता, सिर्फ मैंने ये कहा कि करैक्टर के हिसाब से जो है वो हमें लाना चाहिए। तो फेसिंग हो रही है, अभी तक हो रही है। हमारे शोबिज़ की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, टफ सब्जेक्ट है। लोग सिफारशात पे बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं, तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्री जो है ना, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना अभी तक उसी डगर पे चल रही है। देखिए मैं नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, बहुत अच्छे लड़के पढ़े हैं, न्यू कमर इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, हमारी एकेडमीज होनी चाहिए, हमें लर्न करना चाहिए, चांस मिलना चाहिए बिल्कुल। और नहीं मिलता चांस, लोग बेचारे थक हार के वो हट जाते हैं पीछे, या फिर सरवाइव नहीं कर पाते। बहुत खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आवाज़, हाँ बिल्कुल साफ ज़ाहिर है। उन्होंने देखे ना अपनी एक लाइफ को ज़्यादा ज़्यादा 20, 22, 23, 25 साल तक बंदा सरवाइव, उसके बाद घर वाले भी तंग आ जाते हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम, घर से ही पैसे ले जाते हो और लगा रहे हो अपने आप पे, कुछ आप हमें कमा के भी दोगे या। अच्छा, वाकई में पैसे आप शुरू में लगाने भी पड़ते हैं, या फिर आपको जाते ही जो आपने एक कैरेक्टर प्ले किया और आपको एक आप लोगों के ज़हनों में है ना कि एक अच्छी हमें अमाउंट मिल जाएगी? दरअसल बात यह है कि मैं जो हकीकत है वो बयान करूँगा। पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको आना पड़ता है ग्रूमिंग के लिए, खुद की ग्रूमिंग के लिए, खुद की पर्सनैलिटी के लिए। देन आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को काउंट किया जाता है, आपको देखा जाता है कि यार ये किस चीज़ पे आया है, ये कैसे आया है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, हमारे ड्रामाज़ को, हमारे जो चीज़ें बन रही हैं ये टाइम भी देगा या नहीं। तो इन चीज़ों को ये ज़रूर वो किया जाता है। लेकिन मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरा ख्याल है मुल्तान में मेरे साथ कोई 30-35 लोग थे, तो वो बेचारे हिम्मत हार गए, क्योंकि वो मुझे तो ज़्यादातर यही सुनने को मिला कि भाई अब आप मुझे बताएं कि हम अपने ख़ुद को मेंटेन करें, घर वालों को संभालें, या क्या कहाँ तक करें। मेरे साथ ये था कि घर वालों ने सपोर्ट की, मेरी जॉब थी, तो ये है कि मैंने जॉब को कंटिन्यूसली रखा और साथ में ये हल्का फुल्का करता रहा। तो काफ़ी हद तक मुझे नहीं, मैं बिल्कुल जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना नहीं मतलब इतना बिज़ी नहीं हुआ शोबिज़ में कि मुझे कुछ मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकूँ, या दूसरा कुछ अपने नहीं होता, इधर से बहुत कम होता है। अभी यही समझ लें कि स्ट्रगल हो रहा है। जी स्ट्रगल पीरियड है और अभी तक चल रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि फर्दर मैं हो सकता है कराची चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, ड्रामास हैं, सारा कुछ है। तो अपने आप को प्रिपेयर किया है, जैसे कि स्टेज है, आर्ट्स काउंसिल है, देन कैमरा फेस है, ये मैंने अपने आप को तैयार किया है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। जी आपको पॉलिटिक्स में आने का शौक था, या कोई फैमिली में कोई और मेंबर था जो कहते हैं मेरे बाद जो है आप तो तुमने इस फील्ड में आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको सही बताऊं तो ये मेरे मियाँ का शौक़ था, मेरे हस्बैंड जो थे उनका शौक़ था पॉलिटिक्स का, और वो कुछ थे भी सही इन थे पॉलिटिक्स में, तो वो मुझे लेके आए। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था, इवन कि हमारे घर में न्यूज़ चैनल भी चल रहा था तो मैं उसको चेंज कर देती, ये क्या लगा भी हमें ड्रामा देखने में। मुझे लगता है जो
तो वो फिर ना नहीं आपने ना, मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं जाता हूँ अकेला हो तो मैं बोर होता हूँ, तुम साथ चला करो। तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने प्रॉपर इसको करना शुरू किया, फिर मैंने कहा जब करना है तो फिर उसको अच्छी तरीके से करना है। अगर आप काम को कर रहे हो और अच्छी तरीके से ना कर रहे हो तो फिर वो भी सही नहीं होता ना फिर। तो फिर मैंने उसको जब सीरियस लिया उसको, और फिर जब मैं फील्ड में गई और लोगों की मुश्किलात देखी, क्योंकि मैं सोशल काम भी साथ साथ मैंने बहुत सारा किया, मैंने सिविल सोसाइटी के साथ काम किया, मैंने ह्यूमन राइट्स के साथ काम किया। तो मैं जब काम करती थी, जब निकलती थी, फिर लोगों की जब आप देखते हैं तकलीफ, जब लोगों की प्रॉब्लम्स, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो ज़िंदगी आपको पता है वही होती है जो आप दूसरों के लिए गुजार रहे हैं, अपने लिए तो सारे जी रहे हैं। तो फिर मैंने कहा कि ये जो वो आम औरतें घर में चूल्हा चौका है किसी ने संभाला हुआ है, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए लाइफ में। तो फिर जब मैं निकली बाहर, फिर मैंने उसको सीरियसली लिया कि हाँ, आप हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए। ख़वातीन कम निकलती हैं इस फील्ड में। इवन कि जब मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए तो उस पर भी उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि हस्बैंड मेरे सईद फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी फैमिली ने भी उनको बड़ा मतलब वो किया कि अब हम लोग सादात हैं तो तस्वीरें लगेंगी तो टीवियों पे आ जाएंगे। तो बहुत एक प्रेशर डेवलप किया गया उन पर, 6-7 महीने साल बहुत रहा। मेरी फैमिली, मेरे बहन भाइयों ने भी बहुत कहा कि हमारी फैमिली में कभी इस तरह से अखबारों में तस्वीरें और टीवी चैनल और ये क्या हो रहा है। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं साथ होता हूँ। तो ऑलमोस्ट 90% हम लोग तकरीबन साथ ही होते हैं। अब फिर बच्चे हो गए हैं तो फिर हमने थोड़े से अपने जो प्रोग्राम्स हैं, शेड्यूल्स हैं, उनको थोड़ा सा सेटअप किया कि हाँ, कभी आप घर होंगे, कभी मैं घर होंगी। तो इस तरह से फिर वो यूँ हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा इन हो गई पॉलिटिक्स में, और हस्बैंड जो है वो अपने कारोबारी उसमें लग गए। अब मैं जो वो सारी पॉलिटिक्स का टेक घर में मैंने लिया हुआ, तो मैं नहीं बताती कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो शौक नहीं था मुझे, स्टार्ट में शौक नहीं था। अभी है, अभी तो एक दिन भी बंदा न्यूज़ चैनल ना देखे कि क्या हो रहा है मुल्क में, किस तरह से चल रहा है, नेक्स्ट लेवल हम लोगों ने क्या अख्तियार करना है, हमारी पार्टी की क्या पॉलिसीज़ हैं, ज़रा सब कुछ आपको साथ लेके चलना पड़ता है। तो फिर फैमिली मैनेज करने में डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि आप बच्चों को पहले जब छोटे होते थे, अब तो खैर से बेटा बड़ा हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई, तो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे। वो भी, मैं भी, ज़ाहिर सी बात है, उनके खाने के इश्यूज, उनके मतलब ये अब ये टाइम, अब ट्यूशन्स टाइम है, अब फलाना टाइम, तो वो सारा मैनेज करके घर से अभी तक निकलती मैनेज करके हुआ कि हाँ अभी ये टाइम है, इसको कैसे। लेकिन अब क्योंकि बच्चे हैं, फ़ोन्स हैं, सहूलियात हैं, मेड्स हैं, चलो सारा सेटअप हो जाता है। लेकिन छोटे होते हुए बहुत ज़्यादा उन्होंने फील किया। वो बल्कि मुझे कहते अभी फिर जा रही हैं, अभी फिर जा रही हैं, अभी वो मुझे थोड़ा सा वो चेंज करता भी देख, मम्मा कहीं जा रही हैं, नहीं बेटा आपके आने तक मैं वापस आ जाऊँगी, डोंट वरी। तो पॉलिटिक्स में ख़वातीन का आप क्या किरदार देखते हैं? किसी भी शोबे में ख़वातीन का बहुत अहम रोल होता है। हम कोई भी शोबा उठा कर, जैसे अब ये एक्टर हैं, अब बगैर फीमेल के काम करके दिखाया नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है आप, क्योंकि हाँ क्योंकि मर्द और औरत का जो पेयर है वो एक नेचुरली पेयर है, अल्लाह पाक ने बनाया। आप घर का निज़ाम बगैर औरत के नहीं चला सकते, तो इसी तरह आप मुल्क का निज़ाम भी बगैर औरत के नहीं चला सकते। आपको असेंबली फ्लोर पे जब तक औरत को नहीं बिठाएंगे कि वो अपने मसाइल बताए आपको, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। तो इसलिए जो पॉलिटिक्स है उसमें ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे जब बेबी बेनज़ीर साहबा आई थी तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा चाहा। एक तो वो भुट्टो साहब की बेटी थी, नो डाउट कि वो खुद भी बहुत एक इंटेलिजेंट और बहादुर खातून थी, लेकिन एक खातून थी इसलिए भी बहुत ज़्यादा सराहा गया उनको, क्योंकि पॉलिटिक्स में ख़वातीन पहले उस लेवल पे नहीं थी। जब बेबी के आने के बाद पहली वज़ीर आज़म बनी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पहली वज़ीर ख़ारजा बना दी वुमेन की, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली स्पीकर बना दी ख़वातीन में। तो ख़वातीन को पॉलिटिक्स में इन कराना का मैं कहती हूँ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। नुसरत भुट्टो साहबा को देख लें, उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले। उसके बाद जितनी भी ख़वातीन आई उनको हौसला हुआ कि नहीं, पॉलिटिक्स भी हम कर सकते हैं। तो अब आप माशाल्लाह से देख लें, मरियम साहबा को देख लें। पॉलिटिक्स में आना चाहे ख़वातीन, उन्हें कौन से मसाइल जो है मेन मसाइल हैं उनका सामना हो सकता है? यहाँ जहाँ हम पहला कतरा होता है ना, पहले मैं जैसे कह रही थी कि जैसे बीबी आ गई,
उससे पहले इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थी, तो सही खवातीन, लेकिन वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि खवातीन आ जाएं और इस लेवल पे चली जाएं। तो अब आसानियाँ हो गई, उतना नहीं है, लेकिन हैं हर जगह मुश्किलात। सबसे पहले क्योंकि आपका घर डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको घर से ही थोड़ा सा वो हो जाता है कि आप जाएंगी, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, फैमिली डिस्टर्ब होगी, कैसे करेंगी, आप भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होंगी या आपके पास उतने ज़्यादा अखराजात नहीं होंगे कि आप घर को भी साथ मैनेज कर सकें, तो फिर भी आप डिस्टर्ब होंगे। तो इन सारी चीज़ों को, और फिर आप जब अपने मुआशरे में जाना है, तो आप जितनी भी आगे चले जाएं, ये हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा है। औरतों को मसाइल का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जॉब्स कर रही हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो एक्टर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं। लेकिन मुश्किलात के बाद उनकी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए फिर, अगर उन्होंने सब मुश्किलात को फेस करके अगर आप एक मकाम पे पहुंच जाती हैं, तो वही आपकी एप्रिसिएशन होती है। फिर वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं किसी मौके पर, अगर आप कुछ बन जाते हैं, तो फिर वही लोग जब आपके पास अपना काम लेके आते हैं कि प्लीज ये वाला काम तो हमारा करवा दें, तो फिर आप अंदर खुशी तो महसूस कर रहे होते हैं कि कल तक जो लोग मुझे क्रिटिसाइज कर, नहीं करनी नहीं चाहिए, ये आपके मैनर्स के भी खिलाफ है। अगर अल्लाह ताला को तो एक किस्म कहते हैं ना बड़ा बोल, हाँ, और एक बंदा आपके पास खुद चल के आ गया, तो उसको आप क्या कह सकते हैं। तो ये अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे। और अगर आप किसी भी काम को, मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी भी काम को मुखलिस तरीके से करेंगी, अच्छे तरीके से करेंगी, तो अल्लाह पाक की भी एक ज़ात है, वो सबबुल अस्बाब है, आपके लिए खुद ब खुद रास्ते खोल। नदीम साहब माशाल्लाह अब एक स्टार बन गए, जब आप बाहर निकलते हैं तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होता है? बिल्कुल, जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं लॉयर बनना चाहता था, तो अब जब जैसे आर्ट्स काउंसिल का ड्रामा ख़त्म होता है या कहीं भी हम बाहर निकलते हैं, तो लोगों से जब मुलाकात होती है, तो अक्सर कह रहे होते हैं, यार आप डॉक्टर हो, आप लॉयर हो, देन कुछ ना कुछ मुझे दूसरा कॉम्प्लीमेंट मिलता है। बिल्कुल, ये चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद बहुत प्यार, पब्लिक बहुत प्यार करती है, और लोग सेल्फीज, साथ में बैठना, खाना वाना इनवाइट करते हैं, लेकिन उन चीज़ों से मैं अवॉइड करता हूँ, मैं नहीं जाता। फिर उसके बाद एक और है मसला, जैसे कि हमारे पुलिस वाले हैं, तो एक दिन ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात भी अच्छे नहीं हैं, एक बैग था मेरे पास, वो जिसमें कपड़े हैंग किए होते, तो मैंने बाइक पे रखा और मैं लेके जा रहा हूँ, आगे नाका लगाओ, तो पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया। तो मैंने बताया, मैंने कहा जी मैं इस तरह, मैं एक शोबिज़ से एक्टर हूँ। तो नहीं जी, वो आपने पता नहीं ये इसमें क्या रखा हुआ है, इतना बड़ा बैग है, ये तो हम चेक करेंगे। मैंने कहा जी देखें, मेरी बात सुने, मैं आर्ट्स काउंसिल जा रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम है, अब मेहरबानी। नहीं जी, ये चेक होगा। उन्होंने चेक किया, सारा कुछ, उसमें से शर्ट्स निकल रही हैं, कुछ मेकअप का सामान निकल रहा है, तो सारा उन्होंने ना वो बैग फरोल दिया, वो कर दिया। तो मैंने कहा जी अब आप मुझे ये बताएं, इसको सीधा कौन करेगा? वो कहता है यार हम आपको सीधा कर देते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप हमें नंबर दें, आप एक्टर ही हैं, आपकी चीज़। मैंने कहा यार मैं आपको बता रहा था, आपको यकीन नहीं आया। मैंने कहा अब आपको मैं नंबर नहीं दूंगा। तो देन हमें वाकई, जैसे मैं अब शॉपिंग के लिए जाता हूँ, तो लोग जानने वाले मिल जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा हमें चीज़ें जो है कम रेट पे मिल जाती हैं, वो डिस्काउंट मिल जाता है। देन मतलब बहुत अच्छा अब फील होता है, बाय पब्लिक में जाते हैं। लेकिन हमें दूसरा, ज़्यादातर पब्लिक में जाना जो है वो मना होता है, नहीं जाते हम। हमारे जो मेरे टीचर हैं, मेरे उस्ताद हैं, वो भी यही कहते हैं कि आप पब्लिक प्लेस पे ना जाया करो। तो बात का ये कि लोग छिछोरे भी होते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं, लेकिन पब्लिक बहुत ज़्यादा मतलब चाहती है हमें। स्टार है ही पब्लिक की जी, वजह से। ऐसे ही है। अगर पब्लिक उसको रिएक्शन या एक्शन नहीं देगी तो वो स्टार नहीं बनेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि गाड़ी कहीं मेरी रुक जाए, ये ट्रैफिक वाले, तो उनको बता दें तो वो कहते हैं ओके सर आप जाएं। मतलब इन चीज़ों से बड़ा तारुफ करवाना नहीं पड़ता। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। चले, इतनी मुश्किलात के बाद आप एक मकाम पे ऐसे पहुंच गए कि जहाँ लोग आपको जानते हैं। जी, अब जी आप सियासत को कैसे देखती हैं? आपकी नज़र में इस टाइम सियासत की क्या सूरत हाल है? पॉलिटिक्स अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा ये टेन्योर पूरा हुआ और हमारा 5 साल का, जैसे इससे पहले कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती थी। इसका क्रेडिट भी यकीनन आसिफ जरदारी साहब को जाता है कि पहला टेन्योर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 5 साल के जमहूरी पूरा किया, और फिर अब 5 साल और ये तीसरा टेन्योर पूरा हुआ है। तो किसी भी चीज़ को सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। इससे पहले
थोड़ी सी जैसी जमहूरियत आती थी तो साथ ही आमरीत आ जाती थी। वो लॉन्ग टाइम लेके और फिर साल 2 के लिए आई और फिर एक लॉन्ग टाइम बैक के लिए आप देख रहे थे कोई ना कोई अमीर आ गया और उसने आके पॉलिटिशियंस को साइड किया और खुद आके उन्होंने 11 साल गवर्नमेंट्स को चलाया। लेकिन अब ये तीसरा टेन्योर है। अवाम अभी समझ पा रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अवामी मुश्किलात हैं, हमें नज़र आ रही हैं, हम क्योंकि अवाम में जाते हैं, हम अवामी लोग हैं, हमारा अवाम के बगैर गुजारा नहीं है। और हम देख रहे होते हैं कि हम चीज़ों की कीमतों को बढ़ा रहे हैं, रेट्स बढ़ रहे हैं, इनको किस तरह से लेके चलने, स्ट्रेटजीज किस तरह से बनानी है बैठ के। तो सारी चीज़ों को जब बैठ के हम करते हैं तो यकीनन हम लोगों को भी अपनी नज़रों में रखते हैं कि इसका रिएक्शन भी आना है, क्योंकि हमने लोगों में जाना भी तो होता है। अब इलेक्शन आए, हम जाना है लोगों में, लोगों ने हमें कहना है कि जी बिल ज़्यादा आ गया, जी महंगाई हो गई, तो उसका रिएक्शन भी हम लोगों ने भुगतना होता है। तो इसलिए हम पॉलिसीज़ बड़ी सोच समझ के बनाते हैं। जब बजट्स बन रहे होते हैं, जब सारा कुछ हो रहा होता है, तो मैं समझती हूँ कि जब पॉलिटिक्स जब बिल्कुल अपने बिहाफ पे खड़ी हो जाएगी, अभी तक मुझे नहीं नज़र आ रहा कि अपने बिहाफ पे खड़ी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है, तो इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसी सही हो जाएंगी जो अभी तक, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिहाइंड द कर्टन होती हैं, जो आपको नज़र आ रहा होता है वो वैसा होता नहीं है, और वो पीछे कुछ और हो रहा होता है। तो उसके लिए अभी आवाम को जो है वो थोड़ा सा समझना होगा कि पॉलिटिक्स को अभी ग्रूम अप होने में थोड़ा सा टाइम है। इंशाल्लाह जब ग्रूम अप हो जाएगी तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। डोर टू डोर कैंपिंग करती है, तो उनमें लोगों में आप देखती हैं कि इतना शऊर आ गया, वो आपकी बात समझ लेते हैं, या जैसे हम टीवी पे लोगों की रिएक्शंस देख रहे होते हैं, आपको भी ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिलते हैं? अच्छे रिएक्शन भी मिलते हैं लोग, क्योंकि जो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग, मेच्योर लोग, क्योंकि पॉलिटिक्स अब आप देखेंगे घर घर पहुंच चुकी है। भुट्टो साहब का मंशूर था कि मैं आम आवाम तक पॉलिटिक्स पहुंचाऊंगा, आम आवाम बोले, और वो बोल रही है अभी। उन्होंने ही आम आवाम को वोट का हक दिया, आईडी कार्ड्स बना दिए कि हर बंदा वोट डालेगा, इससे पहले ये नहीं था। तो अब वो हो चुका आवाम। अब आप देखेंगे बाहर होटलों पे और चाय के कप पे भी पॉलिटिक्स हो रही होती है। तो ये सारा हम क्रेडिट भुट्टो साहब को जाता है कि उन्होंने आम आवाम को बोलने का हक दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है। आवाम को हाव ना होनी चाहिए कि मुल्क में क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स की रिएक्शन आता है, बहुत आता है, अच्छा भी आता है, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग हमारी, और जाहिर सी बात है लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं हमसे, और हमारा हक है, हमारा फ़र्ज़ है ये कि हम उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, हम करते भी हैं। अभी रिसेंटली मैंने मूसा साहब की कंपेन की, ये जो लास्ट हुआ, तो रिएक्शन भी आया, उसका तहफ़्फ़ुज़ात भी हुए लोगों के, हमने बैठ कर दूर भी कि हम बैठ जाते थे, लोगों के साथ बैठते थे, उनके साथ उनकी बातें सुनते थे, उनके मसाइल सुनते थे, फिर उनको हल कर, कुछ जो वक्ती होते थे कि उसी वक्त उसको हम सॉल्व भी कर देते थे। कुछ ऐसे होते थे कि जो लॉन्ग टर्म्स होते थे कि हाँ थोड़ी अरसा गुजरने दें, ये ऐसे हो जाएगा, तो वो होता है इसके साथ साथ, क्योंकि किसी और ने अवाम में नहीं जाना सिवाय पॉलिटिशियंस के। तो पॉलिटिशियंस बहुत सोच समझ के जो है वो काम करता है, और अब हमें सबसे ज़्यादा अपने दरवाजे इसलिए खुले रखने पड़ते हैं कि हमें पता है कि हमने अगला इलेक्शन फिर लड़ना है, और आवाम के बगैर तो लड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और अगर हम मुझे फॉर एग्जांपल 80,000 अभी 1 लाख और 7,000 ऑलमोस्ट वोट पड़े हैं मूसा साहब को मिसाल के तौर पे, तो वो सारे वोटर्स को उनके साथ एक्सपेक्टेशंस है, सबके सबको। सिर्फ ये नहीं है कि आप अगर आपने एक वोट डाल दिया तो आपको भी है, अगर आपके घर के 20 वोट है तो सबके सबको होगी कि पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। तो आप सिर्फ अपने घर को देख रहे हैं, लेकिन आप उन जो 1.25 लाख लोग कह लें, बाकी जो हैं वो भी तो है ना। तो यूँ होता है कि अगर उनमें से एक बंदे का भी काम नहीं हो तो वो कहते हैं किसी का भी नहीं हुआ जी। मेरे पास इस टाइम 68 यूसीज है मेरे पास, और हर यूसी में हमारे पास एक प्रेसिडेंट है, एक जनरल सेक्रेटरी है, और हम फिर हर यूसी में जाके और पूरी अपनी तंजीमी लेवल पे जो है वो काम करते हैं जाके। और अगर हमें ख़वातीन की ज़रूरत पड़े, ज़्यादा उनके अपने मसाइल होते हैं ख़वातीन के, तो फिर हम जितनी भी यूसीज़ हैं हमारे पास, उन यूसीज़ में हमारा पूरा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जाते हैं, उनकी खुशी, उनके गम, उनके प्रॉब्लम्स, फिर उनके जब उनकी हमें ज़रूरत नहीं पहुँच सका। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है वो। या तो मेरा ख्याल है हिम्मत हार गए, और मोस्टली
टाइम नहीं दे पाते, मैं भी नहीं दे पाता, लेकिन मैंने कोशिश किया कि अगर एक वीक मैंने उधर जॉब को देना है तो उस एक वीक में से ना मैंने कुछ डेज जो है ना वो रखने हैं, वो मैंने टीचर को देने, अपने उस्ताद को देने, मैंने शोबिज़ के लोगों के साथ मिलना है, उठना बैठना, कौन क्या कर रहा है कैसे। देन टेलीविज़न पे भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, उन पे सीखता हूँ। मेरी दूसरा मैं फॉलो करता हूँ, जैसे कि फवाद ख़ान माशाल्लाह बहुत हमारे स्टार हैं, फिर हुमायूं सईद साहब हैं, नोमान इजाज़ द लेजेंड, मैं उनको बहुत लाइक, बल्कि मैं कॉपी भी करता हूँ। बहुत टफ सब्जेक्ट है हमारा ये शोबिज़ का, अल्लाह माफ़ करे। मैं तो जब इस फील्ड में इंटर हुआ, देन लाहौर तो था ही, लाहौर मुझे चांस नहीं मिल सका, बस ऐसे ही चक्कर लगाता रहा। जब मैं मुल्तान इंटर हुआ, आर्ट्स काउंसिल में मैंने प्ले करना शुरू किया, तो लोगों ने, खासकर हमारी जो फीमेल्स हैं जहाँ मुल्तान में एक अच्छी एक्टर्स हैं जिनका नाम है, तो उन्होंने एतराज़ किया बहुत ज़्यादा कि हम, ये नया है लड़का, इसके साथ हम काम नहीं कर सकते, हम डिग्रेड होंगे। तो बहुत बहुत मुश्किलात फेस करनी पड़ी मुझे। अल्लाह का शुक्र था कि उस्ताद जो था वो मेरे साथ अच्छा था, लॉयल था। उन्होंने मुझे कहा कि यार लड़का पढ़ा लिखा है, जल्द इस बात को पिक कर लेगा। तो कोशिश की, काफ़ी हद तक कामयाब हुआ, लेकिन एतराज़ात जो थे वो वहीं थे, उनको मुझे फेस करना पड़ा बहुत ज़्यादा। लेकिन अब एडजस्ट है, अब आपको तो माशाल्लाह अब आप एक स्टार बन गए, अब तो कोई इस तरह का मसला मसाइल नहीं होता। अब नहीं है। अब ये है कि हम पिछले दिनों भी एक जगह शूट पे गए, तो वो मैंने ऐसे देखा लड़की को, उसके साथ बच्चे भी थे, तो मैंने कहा यार जो हम टॉपिक पे शॉर्ट्स बना रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ बना रहे हैं, शॉर्ट क्लिप्स बना रहे हैं, उस पे ये जो है लड़की, ये थोड़ी सी ओवर एज नहीं है, हमें तो कॉलेज। तो उन्होंने कहा जी नहीं यही है जो है। तो मैंने ये नहीं कहा कि मैं इनके साथ काम नहीं करता, सिर्फ मैंने ये कहा कि करैक्टर के हिसाब से जो है वो हमें लाना चाहिए। ठीक है। तो फेसिंग हो रही है, अभी तक हो रही है। हमारे शोबिज़ की जो मुश्किलात हैं वो बहुत ज़्यादा है, टफ सब्जेक्ट है। लोग सिफारिशात पे बहुत ज़्यादा वो काम करते हैं, तो इसीलिए हमारी इंडस्ट्री जो है ना, मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूँ कि हमारी जो इंडस्ट्री है ना अभी तक उसी डगर पे चल रही है। देखिए, मैं नहीं कहता कि मैं एक बहुत बड़ा स्टार हूँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे लड़के पढ़े, न्यू कमर, इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, हमारी एकेडमीज होनी चाहिए, हमें लर्न करना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, चांस मिलना चाहिए, बिल्कुल। और नहीं मिलता चांस, लोग बेचारे थक हार के वो हट जाते हैं पीछे, या फिर सरवाइव नहीं करते। बिल्कुल, खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत होप अपनी जो उम्मीद है वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल साधारण उन्होंने देखे ना अपनी एक लाइफ को ज्यादा 20, 22, 23, 25 साल तक बंदा सर्वाइव, उसके बाद घर वाले भी तंग आ जाते हैं, यार क्या कर रहे हो, घर से पैसे ले जाते हो और लगा रहे हो अपने आप पे, कुछ आप हमें कमा के भी दोगे। अच्छा, वाकई में पैसे आप शुरू में लगाने भी पड़ते हैं, या फिर आपको जाते ही जो आपने एक कैरेक्टर प्ले किया और आपको एक, आप लोगों के जहनों में है ना कि एक अच्छी हमें अमाउंट मिल जाएगी, हम एक्टर बन जाएंगे, एक पहले सीन के बाद ही और एक ड्रामे के बाद ही, ऐसा कुछ है, या वाकई में ये सब चीजें हैं, किसी की सिफारिश, कोई ऐसे पैसों वाला सिस्टम कि पहले किस शुरू में आपको लगाने पड़ेंगे, बाद में जो है आपको अर्निंग होगी? दरअसल बात ये है कि मैं जो हकीकत है वो बयान करूँगा। पैसे लगाने पड़ते हैं, आपको आना पड़ता है ग्रूमिंग के लिए, खुद की ग्रूमिंग के लिए, खुद की पर्सनैलिटी के लिए। देन आप कहीं भी जाते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी को काउंट किया जाता है, आपको देखा जाता है कि यार ये किस चीज़ पे आया है, ये कैसे आया है, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा, हमारे ड्रामाज को, हमारे जो चीज़ें बन रही हैं ये टाइम भी देगा या नहीं। तो इन चीज़ों को ये ज़रूर वो किया जाता है। लेकिन अब मैं जब इस फील्ड में आया तो मेरा ख्याल है मुल्तान में मेरे साथ कोई 30-35 लोग थे, तो वो बेचारे हिम्मत हार गए, क्योंकि वो मुझे तो ज़्यादातर यही सुनने को मिला कि भाई अब आप मुझे बताएं कि हम अपने खुद को मेंटेन करें, घर वालों को संभालें, देखें। हाँ, बिल्कुल। आप मेरे साथ ये था कि घर वालों ने सपोर्ट की, मेरी जॉब थी, तो ये है कि मैंने जॉब को कंटिन्यूसली रखा और साथ में ये हल्का फुल्का करता रहा। तो काफी हद तो तक अभी भी आप जॉब कर रहे हैं या सिर्फ अभी जस्ट जॉब कर रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना नहीं मतलब इतना बिजी नहीं हुआ शोबिज़ में कि मुझे कुछ मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकूं, या दूसरा
कुछ अपने नहीं होता, इधर से बहुत कम होता है, कम होता अब है यही क्योंकि समझ इंडस्ट्री के लीजिए जो आजकल struggle हो रहा है। स्ट्रगल पीरियड ही है जी, आपका। स्ट्रगल पीरियड है और अभी तक चल रहा है, लेकिन कोशिश ये है कि फर्दर मैं हो सकता है कराची चला जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री है, ड्रामा बिल्कुल है, बिल्कुल सारा ऐसे कुछ ही है। ऐसे ही। तो अपने आप को प्रिपेयर किया है, जैसे कि स्टेज है, आर्ट्स काउंसिल है, देन कैमरा फेस है, ये मैंने अपने आप को तैयार किया है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। बिल्कुल ऐसे ही इंशाल्लाह जी। आबदा जी, आपको पॉलिटिक्स में आने का शौक था या कोई फैमिली में कोई और मेंबर था जो कहते हैं मेरे बाद जो है आबदा तुमने इस फील्ड में आना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको सही बताऊं तो ये मेरे मियाँ का शौक था। मेरे अच्छा। हस्बैंड जो थे उनका शौक था पॉलिटिक्स का, और वो कुछ थे भी सही, इन थे पॉलिटिक्स में, तो वो मुझे लेके आए। मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। इवन कि हमारे घर में न्यूज़ चैनल भी चल रहा था तो मैं उसको चेंज कर दी थी। ये क्या लगा भी हमें ड्रामा देखते हो। मुझे लगता है जो ये चिढ़ती है ना वो वापसी इसी फील्ड की तरफ ही आ जाती है। तो वो फिर ना नहीं आपने ना, मेरे हस्बैंड कहते थे कि मैं जाता हूँ अकेला होता हूँ, मैं बोल रहा था तुम साथ चला करो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब मैंने प्रॉपर इसको करना शुरू किया, फिर मैंने कहा जब करना है तो फिर उसको अच्छे तरीके से करो। बिल्कुल। अगर आप काम को कर रहे हो और अच्छी तरीके से ना कर रहे हैं तो फिर वो भी सही नहीं होगा ना। तो फिर मैंने उसको जब सीरियस लिया उसको, और फिर जब मैं फील्ड में गई और लोगों की मुश्किलात देखी, क्योंकि मैं सोशल काम भी साथ बिल्कुल, सोशल एक्टिविटीज भी हैं। मैंने सिविल सोसाइटी के साथ काम किया, मैंने ह्यूमन राइट्स के साथ काम किया। तो मैं जब काम करती थी तो जब निकलती थी फिर लोगों की, जब आप देखते हैं तकलीफ, जब लोगों की प्रॉब्लम, तो फिर आप कहते हैं कि नहीं, सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। तो जिंदगी आपको पता है वही होती है जो आप दूसरों के लिए गुजार रहे हैं, अपने लिए तो सारे जी रहे। तो फिर मैंने कहा कि ये जो वो आम औरतें घर में चूल्हा चौका है किसी ने संभाला हुआ है, थोड़ा सा चेंज भी होना चाहिए लाइफ। तो फिर जब मैं निकली बाहर, फिर मैंने उसको सीरियसली लिया कि हाँ आप हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए। ख़वातीन कम निकलती हैं इस फील्ड में। इवन कि जब मेरे हस्बैंड मुझे लेके आए तो उस पर भी उनको भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि हस्बैंड मेरे सईद कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो उनकी फैमिली ने भी उनको बड़ा मतलब वो किया कि अब हम लोग साथ आते हैं तो तस्वीरें लगेंगी तो टीवियों पे आ जाएंगे, तो बहुत एक प्रेशर डेवलप किया गया उन पर। 6-7 महीने साल बहुत रहा। मेरी फैमिली, मेरे बहन भाइयों ने भी बहुत कहा कि हमारी फैमिली में कभी इस तरह से अखबारों में तस्वीरें और टीवी चैनल और ये क्या हो रहा है। तो वो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं, मैं साथ होता हूँ। तो ऑलमोस्ट 90% हम लोग तकरीबन साथ ही होते हैं। ठीक हो गया। अब फिर बच्चे हो गए हैं तो फिर हमने थोड़े से अपने जो शेड्यूल्स हैं उनको थोड़ा सा सेटअप किया कि हाँ कभी आप घर होंगे, कभी मैं, तो इस तरह से। फिर वो यूं हुआ कि मैं बहुत ज्यादा इन हो गई पॉलिटिक्स में, और हस्बैंड जो है वो अपने कारोबारी उसमें लग गए। अब मैं जो वो आप उन्हें जाके बताती होंगी कि अब ये हो रहा है, ये भी हो गया। तो शौक नहीं था मुझे, स्टार्ट में शौक नहीं था। अभी है, अभी तो एक दिन भी बंदा न्यूज़ चैनल देखे कि क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है, नेक्स्ट लेवल हम लोगों ने क्या इख्तियार करना है, हमारी पार्टी की क्या पॉलिसीज है, सारा सब कुछ आपको साथ लेके चलना पड़ता है। तो फिर तो फैमिली मैनेज करने में डिस्टर्ब तो नहीं होती? बहुत ज़्यादा बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि आप बच्चों को पहले जब छोटे होते थे, अब तो खैर से बेटा बड़ा हो गया, बेटी भी बड़ी हो गई, तो पहले शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते थे। वो भी मैं भी, जाहिर सी बात है, उनके खाने के इशूज, उनके मतलब ये अब ये टाइम अब ट्यूशन टाइम, बिल्कुल ऐसे ही टाइम, तो वो सारा मैनेज करके घर से अभी तक निकलती मैनेज करके हूँ कि हाँ अभी ये टाइम है, इसको कैसे। लेकिन अब क्योंकि बच्चे हैं, फ़ोन हैं, सहूलियात हैं, मेड्स हैं, चलो सारा सेटअप हो जाता है। लेकिन छोटे होते हुए बहुत ज़्यादा उन्होंने फील किया, वो बल्कि मुझे कहते अभी फिर जा रही हैं, अभी फिर जा रही हैं, ऐसे ही। अभी वो मुझे थोड़ा सा वो चेंज करता भी, मम्मा कहीं जा रही हैं, नहीं बेटा आपके आने तक मैं वापस आ जाऊंगी। उन्हें पहले ये दिलासा देना पड़ता है। अच्छा आबदा जी, ये इसके अंदर पॉलिटिक्स ने खवातीन का आप क्या किरदार देखती है? किसी भी शोबे में खवातीन का बहुत अहम रोल होता है। कोई भी शोबा उठाते, जैसे अब ये एक्टर्स हैं, अब बगैर फीमेल के काम करके नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है आप, क्योंकि क्योंकि मर्द और औरत का जो पेयर है वो एक नेचर भी बिल्कुल अल्लाह पाक ने बनाया। आप घर का निज़ाम बगैर औरत के नहीं चल सकता, बिल्कुल। तो इसी तरह आप मुल्क का निज़ाम भी बगैर औरत के नहीं चलाते। आप असेंबली फ्लोर पे जब तक औरत को नहीं बिठाएंगे कि वो अपने मसाइल बताए, तो आप कैसे समझ पाएंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। तो इसीलिए
जो पॉलिटिक्स है उसमें खवातीन का बहुत बड़ा रोल है। ऐसी जब बेनज़ीर साहबा आई थी तो लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा चाहा। एक तो वो भुट्टो साहब की बेटी थी, नो डाउट कि वो खुद भी बहुत एक इंटेलिजेंट और बहादुर खातून थी, बिल्कुल। लेकिन एक खातून थी इसलिए भी बहुत ज़्यादा सराहा गया उनको। ठीक ठीक। क्योंकि पॉलिटिक्स में खवातीन पहले उस लेवल पे नहीं थी। जी जी। पहली वज़ीर आज़म बनी, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही पहली वज़ीर ख़ारजा बना दी वुमेन की, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहली स्पीकर बना दी खवातीन। तो खवातीन को पॉलिटिक्स में इन कराना का मैं कहती हूँ क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। नुसरत भुट्टो साहबा को देख लें, उन्होंने बहुत बड़ा रोल दिया। उसके बाद जितनी भी खवातीन आई उन्होंने उनको हौसला हुआ कि नहीं पॉलिटिक्स भी हम कर सकते हैं। तो अब आप माशाल्लाह से देख लें, अच्छा, साहबा को देख आप जैसे अगर कोई पॉलिटिक्स में आना चाहे खवातीन, उन्हें कौन से मसाइल जो है मेन मसाइल हैं उनका सामना हो सकता है? जहाँ हम पहला कतरा होता है ना, पहले मैं जैसे कह रही थी कि जैसे बीबी आ गई, उससे पहले इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं थी, तो सही खवातीन वो वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसे ही खवातीन आ जाए और इस लेवल पे चली गई। तो अब आसानियाँ हो गई, उतना नहीं है, लेकिन है हर जगह मुश्किलात। सबसे पहले क्योंकि आपका घर डिस्टर्ब हो जाता है तो आपको घर से ही थोड़ा सा वो हो जाता है। बिल्कुल कि आप जाएंगी, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे, फैमिली डिस्टर्ब होगी, कैसे अच्छा आप भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे? आप भी मेंटली डिस्टर्ब होंगे। तो अगर आपके पास फैसिलिटीज नहीं होंगी या आपके पास उतने ज्यादा अखराजात नहीं होंगे, घर को भी साथ मैनेज कर सकते हैं जब डिस्टर्ब होंगे। तो इन सारी चीजों को, और फिर अब जब अपने मुआशरे में जाना है तो आप जितने भी आगे चले जाएं, ये हमारा मुआशरा मर्दों का मुआशरा है, औरतों को मसाइल का सामना करना पड़ेगा, का सामना करना पड़ता है, चाहे वो जॉब्स कर रही हैं, चाहे वो किसी भी महकमे में है, चाहे वो पॉलिटिक्स में है, चाहे वो एक्टर्स हैं, लेकिन इन मुश्किलात के बाद उनकी अप्रिसिएशन भी होनी चाहिए। फिर अगर उन्होंने सब मुश्किलात को फेस करके एक मकाम पे पहुंच गई हैं, अगर आप एक मकाम पे पहुंच जाती हैं तो वही आपके अप्रिसिएशन, उसमें भी आपको कोई करेगा नहीं। वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं किसी मौके पर, अगर आप कुछ बन जाते हैं तो फिर वही लोग जब आपके पास अपना काम लेके आते हैं कि प्लीज ये वाला काम तो हमारा करवा दे, तो फिर आप अपने अंदर खुशी तो महसूस करते हैं। तक जो लोग तो दिल करता है उनको एक दो बातें ऐसी सुना भी दे, करनी नहीं चाहिए, आपके मैनर्स के भी खिलाफ। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप और अल्लाह ताला को तो एक किस्म कहते हैं ना बड़ा बोल पसंद भी नहीं है। एक बंदा आपके पास खुद चल के आ गया तो उसको आप क्या, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये अल्लाह पाक जिसको इज्जत दे। और अगर आप किसी भी काम को मैं समझती हूँ कि अगर आप किसी भी काम को मुखलिस तरीके से करेंगी, अच्छे तरीके से करेंगी, तो अल्लाह पाक की भी एक ज़ात है, सबबुल असबाब बिल्कुल खुद रास्ते खोल ऐसे ही ऐसे। अच्छा सारे चल सकें। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका आने का, आपका टाइम देने का। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन जाते जाते आपको दोबारा एक दफ़ा अपना टॉपिक याद करवा दें, द पावर ऑफ साइलेंस। आपने इन 4 जो ऑप्शंस मैंने आपको बताए, इनमें से किसी एक पे भी अगर आप इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी कामयाब हो जाएंगे। तो कल दोबारा नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।